वेलकम बैक क्लास 12th। मैं हिमांशु प्रकाश और हम लोग बायोलॉजी में अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका की नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। आपने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं या प्लांट्स अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं। देखा था कि एक बनाना का प्लांट है तो उससे बनाना ही हो जाएगा, और अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो हो जाएगा। हमने सीड लगाया, मैंगो हो गया। हमने ह्यूमन बींग्स में देखा कि गैमीट्स बने, फ्यूज़न हुआ, नया लिविंग बींग बन गया। अब इन सब चीज़ों में माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर सांप के बच्चे सांप ही क्यों होते हैं? मैंगो के प्लांट पर मैंगो ही क्यों आते हैं? क्रोकोडाइल को ही जन्म क्यों देता है? ह्यूमन बींग को ही जन्म क्यों देता है? जब हम किसी के घर पर बच्चों से मिलने जाते हैं या किसी के घर मिलने जाएं, उसके यहाँ नया एक बेबी बॉर्न हुआ हो तो जाके बहुत से कोई कहते हैं कि भाई बधाई हो, बच्चा हुआ है। कोई कहता है कि बधाई हो, सांप हुआ है, तो बधाई हो, बिल्ली हुई। इस चैप्टर में यही सब चीज़ जाननी है कि आखिर ये सारे सिमिलरिटीज़ क्यों आ रही हैं। अब सिमिलरिटीज़ के साथ में कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, वेरिएशन भी आ रहे हैं। तो हमको मेन चीज़ सिमिलरिटीज़ और वेरिएशंस पर फोकस करना है कि ऐसा है क्यों। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एक छोटी सी स्टोरी या अपने एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ शेयर करते हैं। ठीक है, जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या बायोलॉजी ख़ास तौर से जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे लाइफ से रिलेटेड है। हमारे आसपास हम सारी चीज़ें हैं, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब हमारे आसपास है। हर चीज़, जैसे मैं कहा जेनेटिक्स एवोल्यूशन पढ़ना है तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आखिर मेरी बॉडी में ऐसा है क्या या दूसरे के पास ऐसा है क्या कि वो सेम चीज़ को लेकर आ रहा है, कि चीज़ों को वो उसके साथ या सेल के साथ हम खेल कैसे रहे हैं, है ना। सेल पढ़ा है ना हमने, कि सेल में हमने देखा था कि सेल में कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके साथ हम कैसे खेल रहा। तो उसके अब हमको सेल के इंटरनल पहुंचना है, न्यूक्लियोसोम में, और उससे गेम खेलना है न्यूक्लियोसोम से। ठीक है, न्यूक्लियस उससे गेम खेलना है कि कैसे चीज़ों को हम प्ले करें, उनसे कैसे समझें उन चीज़ों को। अब समझे ही नहीं, खाली हम बायोलॉजी की सोल तक जाओ, उसको समझने के लिए उसकी सोल तक जाओ, फील करो उसको, बायोलॉजी को, चीज़ों को थिंक करो कि ये आखिर हुआ कैसे। जब आप थिंक करोगे तो माइंड में क्वेश्चन आएंगे, आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। जब आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और अगर ट्राई नहीं करोगे तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं एक किसी अपने रिलेटिव के यहाँ गया, उसके यहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ था। मैंने देखा और बोला, अरे वाह, ये तो बिल्कुल बिल क्लिंटन लग रहा है। कैसा लग रहा है? मैंने कहा ये तो बिल क्लिंटन लग रहा है। या कोई आपके घर पे आए और बोले कि आपका बेटा तो भाई ओबामा की तरह लग रहा है बिल्कुल, तो आप शॉक हो जाओगे। कहेंगे ना कि बेटा तुम्हारी शक्ल तो ओबामा से मिलती है। कहोगे अरे ओबामा से? हम तो इंडियन है, ओबामा बेचारा काला कलूटा, अजीब सी शक्ल। कहा अरे तुम तो ब्राइटली लग रहे हो। तो अरे वो तो बहुत गोरा है, हम तो इतने गोरे नहीं हैं। कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ऐसा कोई नहीं कहता। क्या देखते हैं हम? कहते हैं फैमिली पिक्चर देखो। उस फैमिली पिक्चर में जब हम सब लोगों को देखेंगे, पापा मम्मी, जो चिल्ड्रंस हैं उनके, उन सबको देखेंगे तो कहेंगे कि इस आपके जो लड़का है उसकी आइज़ कुछ मम्मी से मिल रही हैं। आपकी जो बेटी है उसकी जो माथा है, जो हेड है, कुछ पापा की तरह है। ऐसा नहीं कहेंगे इस लड़के की नाक तो भाई साउथ अफ्रीका के क्रिस गेल की तरह है, लेकिन क्रिस गेल के बच्चे से कहेंगे इसके पापा की तरह है ना। यानी उसको हम कंपेराइज करेंगे कि वो जिनके पास है, जिनके घर रह रहा है, वो उनकी तरह है। या फिर दो बच्चे ही खेल रहे हों आपस में, भाई बहन, तो कोई वहाँ से निकलता है कहता अरे इनकी यार ये तो भाई बहन लग रहे हैं। अब एक खेल रहा हो वेस्ट इंडीज़ का बच्चा, एक खेल रहा हो ऑस्ट्रेलिया का बच्चा साथ में, कोई कहेगा कि ये भाई बहन लग रहे हैं? नहीं।
मतलब उसने क्या देखा, उसने देखा सिमिलरिटीज़ कि कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों में मिल रहे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चों में उन्होंने कहा इनके तो करेक्टर्स मैच ही नहीं कर रहे हैं, केवल बॉडी पार्ट्स मैच कर रहे हैं कि 2 हाथ 2 पैर 2 नाक, लेकिन बाकी मैचिंग नहीं है। आइज़ मैच, नोज़, जो देख के हम पहचान लें कि यहाँ से ये आया है। जैसे मैंने एक चेयर ली, सेम उसकी तरह चेयर ली, तो मैं कहूँगा ये सेम इंसान ने बनाई है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम दिख रही है। प्लांट देखा मैंने, है ना, मैंने कहा मैंगो का प्लांट ऐसा होता है, मेरे सारे मैंगो के प्लांट को पहचान लूँगा, ऐसे होते हैं। मैंने मंकी देखे, मैंने सारे मंकी मेरे देखे हुए हैं, मैंने ऐसे होते हैं। कभी मैं बिल्ली को मंकी नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि दोनों के करैक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो हमको जेनेटिक्स में यही चीज़ देखनी है, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर लेना है कि वाई बीइंग्स आर सिमिलर एंड वाई बीइंग्स आर अपोजिट। ठीक, चलिए ये तो ठीक है, इतना हम क्वेश्चन का आंसर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। कहाँ तक? हिस्ट्री की तरफ, मतलब पुराने ज़माने में क्या ये जो वेरिएशन है, सिमिलरिटीज़ हैं, ये अभी सब हमारे सामने आए हैं? इनको पुराने लोग भी तो जानते होंगे। जैसे आपने सुना होगा रोम के बारे में। रोम में राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा। अब राजा महाराजाओं की खास बात कि उनके पास पावर है। क्या है? पावर है। पावर का मतलब ऐसा नहीं सबको मार रहे हैं, उनके पास क्या है, वो उन्होंने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि लोग या सैनिक जो हैं उनसे नजरें मिलाएंगे और वो पावर में रहेंगे। और जैसे अगर मैं 500 BC की तरफ चला जाऊं, रोम में राजा महाराजा जो हुआ करते थे, अगर वो जब निकलते थे जगह से, जैसे कोई राजा, एक राजा की टोली जा रही है और उस टोली में राजा है, रानी है और राजकुमारी है, राजकुमार हैं, वो निकल रहे हैं और सारे बाकी लोग जो बच्चे राजा के अलावा वो सब लोग यूँ सिर झुका के खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना सिर ऊपर नहीं किया। एक ने हिम्मत करी कि चलो सिर उठा के देखते हैं, कि चलो सिर उठा कर देखते हैं कि क्या कैसे हैं राजा। उसने जैसे ही सिर उठाया, फ़ौरन से एक सिपाही आया, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिर उठा कर देखने राजा को? अब वो बेचारा क्या कहे कि मैं राजा को देख रहा था, रानी को देख रहा था या राजकुमारी को देख रहा था। उसने तो सिर उठाया, उसने उसको पकड़ा सिपाही ने और जेल में ले गया। बोले बरसाओ कोड़े, इस पर कोड़े बरसाओ। इसने हिम्मत कैसे करी राजा को देखने की? बेचारा खाली सिर उठाने की सज़ा यूँ पा रहा है कि कोड़े खा खा के सज़ा काट रहा है, परेशान। अब ये राजा महाराजा के ज़माने पर, अब वो राजा खुद को ऐसा समझते थे कि हम प्योर ब्लड वाले। यहाँ फैक्ट क्या है, समझना क्या है, जेनेटिक्स। वो समझते थे कि हम प्योर ब्लड वाले हैं, अगर हम अपने ब्लड को इम्प्योर कर देंगे तो उससे हमारी पावर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, पहले के जो राजा महाराजा हैं वो एक तरह से बिल्कुल समझ लो उनको भगवान माना जाता, गॉड। क्यों? क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको फैसिलिटी कहाँ से मिल रही? उनकी अनाज नहीं हुआ, कहाँ चाहिए? उनकी सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसे चाहिए, या कोई चीज़ ज़रूरत है जो कहीं नहीं मिलेगी, तो उनके राजा से मांगो, वहाँ मिलेगी। जैसे हम कहते हैं भाई कोई चीज़ नहीं मिले, भगवान से मांगो। इस यहाँ गए, वहाँ गए, मंदिरों पे, मस्जिदों पे भगवान से प्रार्थना करने, तो वो राजा से प्रार्थना करते थे कि हमको ऐसी चीज़ चाहिए, और राजा उनकी प्रार्थना को मानता था, प्रोवाइड चीज़ें कराता था। तो भगवान के बराबर है। तो जब भगवान के बराबर है तो भाई हम भगवान के सामने कभी करते हैं सिर झुका खड़े होते हैं? हमेशा सेम केस वहाँ था। लेकिन अब इस चीज़ को वो राजा मेंटेन कैसे करें? भाई वो तो कह रहे हैं हम भगवान हैं, तो हमारे ब्लड में प्योरिटी रहनी चाहिए। तो रोम में क्या था, एक चलन था कि वो शादियाँ जो करते थे वो अपने घर में ही करते थे। जैसे भाई की शादी बहन से, उनको दूसरे से शादी करनी नहीं है, क्योंकि ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। नेक्स्ट जो जनरेशन उनकी होगी किसी और ब्लड की होगी, उनको तो ब्लड सही रखना है अपना। ठीक है, तो अब क्या ये सही है कि सेम ब्लड में शादी करते जाओ? भाई उससे तो जो डिसीज़ हैं हमारे, जो ट्रांसफ़र होने वाले, जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ब्लड के थ्रू या कैसे भी,
वो तो अफेक्ट करेंगे उस चीज़ को, कहानी ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा भाई अब शादी करो तो बहन से। अब इसका एक उन्होंने बहुत बढ़िया जुगाड़ बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, बचपन में ही रोम की हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किताबों में लिखा हुआ है कि जो रोम के राजा थे या रोम के जो राजा महाराजा के ज़माने के थे, वो बचपन में ही भाई और बहन को क्या करते थे, बहन की परवरिश कहीं और हो रही है, भाई की परवरिश कहीं और हो रही है, मतलब दोनों बच्चों की परवरिश अलग हो रही है, अलग अलग माहौल में, और फिर बाद में दोनों की जब वो मैरिज के लायक हो जाएं उनकी शादी करा दी। इससे क्या हुआ, उनका ब्लड प्योर रहा, उनका डीएनए प्योर रहा, उसमें वेरिएशन नहीं आए, कोई नया डीएनए आकर मिक्स नहीं हुआ। हमने जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि जो डीएनए है वो मिक्स किया था, एक फीमेल से आया कुछ डीएनए मेल से आया, दोनों फर्टिलाइज हुए, फ्यूज़ हुए, और फ्यूज़ होके एक नया सेल बन गया। अब उस सेल में कुछ डीएनए मेल का था, कुछ फीमेल का था, ठीक, सेम डीएनए। अब अगर सेम परिवार के हैं तो डीएनए भी सेम होगा, सेम आता। रोम में उन्हें ब्लड को प्योर रखने के लिए वो क्या करते थे, अपने ही भाई बहन की शादी आपस में कराते थे। उनकी इसकी शादी इसकी बहन से होगी, ब्लड प्योर रहेगा, हमारे खून में कोई मिलावट नहीं आएगी, हमारे डीएनए में, वो खून समझते थे उसको, लेकिन उनको नहीं पता हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की, प्योर रखने के लिए। जैसे हम आजकल प्लांट्स के साथ करते हैं, हमने कहा हमको सेम वैरायटी प्लांट्स चाहिए, तो हमने वही सीड लगातार ग्रो करते रहे। जैसे एक बुक है द राइज एंड फेल ऑफ रोमन एम्पायर, इसको अगर टाइम मिले तो पढ़ के देखना। इसमें सारी यही कहानियाँ दी हुई है कि कैसे रोमन एम्पायर राइज हुआ और कैसे फेल हुआ। तो शुरुआत में जब ये वेरिएशन नहीं आए तो राइज हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इन वेरिएशन ना आने के कारण जो डिसीज़ थे वो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने लगे। भाई उनको थोड़े पता थे कि ये डीएनए से हो रहा है सारा, तो कुछ डिसीज़ उनके ट्रांसफ़र होने स्टार्ट हो गए। अब जब डिसीज़ ट्रांसफ़र हो गए तो उन्होंने देखा कि भाई, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो भाई सभी जानते हैं कि हम सभी इस 21st सेंचुरी में जो पहुँचे हैं वहाँ पर कोई वो नहीं है कि इसकी शादी इससे होगी, इसकी उससे होगी, ठीक है। वहाँ पर अब बहुत है। जैसे एक वर्ड है द डेंजर्स ऑफ रॉयल इनब्रीडिंग, द डेंजर्स ऑफ रॉयल इनब्रीडिंग। जो राजा महाराजा थे रोम के ज़माने के, बहुत टाइम के बाद उनमें क्या हुआ, इनब्रीडिंग होने लगी। मतलब जो डिसीज़ हैं वो लगातार ट्रांसफ़र होने लगे, उनको नहीं पता क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा ये मतलब हमारे तो गड़बड़ हो रही है, बॉडी बेकार हो रही है, बीमार हो रहा है। उन्होंने वैद्य बुलाए, उस ज़माने में जो डॉक्टर्स थे उनको वैद्य बोलते थे, उन्होंने डॉक्टर्स से वैद्य बुलाए, उनसे पूछा तो डॉक्टर जो वैद्य है वो बोलता है भगवान का प्रकोप है। उसको नहीं पता कि बीमारी है, वो बोलता है भगवान का प्रकोप है, आपने कोई ऐसा कर्म किया है, ऐसा काम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए, चूँकि आप राजा हैं। भाई पहले राजा गुस्से वाले भी होते थे, उन्हें गुस्सा आ गया, उनके हटाओ फांसी दे दो इसको, गलत फैसला। उनकी ऐसा आपके साथ क्या हुआ है, कुछ नाइंसाफ़ी आपने किसी के साथ करी है, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं और आपको बीमारी हुई है। अब उनके पास बीमारी का इलाज तो था नहीं सारी। अब जैसे हमारी एक है चियोपात्रा इजिप्ट की, चियोपात्रा इजिप्ट की रानी है, तो उसके साथ भी सेम केस हुआ था। भाई वो वॉर्न हुई तो उसकी शादी हुई, डिसीज़ जो उसके अंदर थे, तो सेम परिवार में शादी हो रही है तो उसके डिसीज़ ट्रांसफ़र होते गए, और जो डिसीज़ बहुत पुराने ज़माने के थे, जो कभी बहुत पहले ज़माने के जो डिसीज़ जिस जीन्स पर थे, जिस क्रोमोसोम पर थे, वो क्या हुआ, वो उजागर हो जाता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। भाई जब जीन्स को काम करना होता है तो वो खुद को एक्सप्रेस करता है। तो अब पुराना जीन्स है, लगातार वही चला आ रहा है, बेचारा सोता थोड़ी रहेगा, उठ जाएगा। उसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, बीमारी कर दी। क्यों? क्योंकि लगातार हम उसी जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे। शादी रोम वाले उससे कर रहे थे,
तो उन्होंने डीएनए को लगातार ट्रांसफ़र करते रहे, वो डीएनए ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, अब बीमारी को बना दिया। कुछ में पहले पीछे थी, फिर गायब हो गई, फिर वापस आ गई सारी। अब देखिए कैसे एक आपकी एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दी हुई हैं, जैसे मैं कहूँ भाई क्वेश्चन एनसीईआरटी के अगर हम कुछ पढ़ने की बात करें तो हमको मेनली किस पर फोकस करना है, एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है कि किस तरह से एनसीईआरटी कह रही है। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो भी हमारे 12th के क्वेश्चंस हैं, इस बार का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है कि 12th में जो भी हमारे हाफ ईयरली होगा, 2 पार्ट में पेपर एग्ज़ाम होंगे आपके, हाफ ईयरली और एनुअल, उसमें सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको। तो अब आप कहें सर जब एमसीक्यू मिलेंगे तो आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ चीज़ों को आपके अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको चीज़ों को समझना कैसे है, सीधे टॉपिक की बजाय एक कहानी के थ्रू चीज़ों को समझना कैसे है, कैसे हम उस तक पहुँचे कि हम पढ़ना चाहते क्या हैं। और जब समझ जाएंगे पढ़ना चाहते क्या हैं तो अपने आप से थ्योरियाँ बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि आखिर ये ऐसे हुआ होगा चेंजेस। ठीक है, तो भाई ऐसे मान लो मैंने कहा रोम की बात हो गई हमारी कि रोम की कहानी। अब एक चीज़ और देखो, उस ज़माने में ही क्या था कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने सभी लोगों को, ह्यूमन बींग्स को 4 पार्ट में 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप्स में। उन्होंने कहा एक रहेगा ब्राह्मण, एक रहेगा क्षत्रिय, एक रहेगा हमारा वैश्य और एक रहेगा शूद्र। उन्हें 4 टाइप के लोग रहेंगे। एक ब्राह्मण जो लोगों को शिक्षा देगा, पढ़ाई कराएगा, प्रीस्ट पुजारी का काम करेगा, उन्हें उच्च दर्जे का है, भाई तुम प्योर वाले हो, अच्छे हो, तुम सबको शिक्षा दोगे, तुम पढ़ाओगे, तुम प्रीस्ट हो। क्या आज ऐसा होता है कि सारे जो पढ़ा रहे हैं वो ब्राह्मण ही हैं? मतलब वो मानते थे कि ब्राह्मणों के पास ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मानते थे क्या हर ब्राह्मण के बच्चे के पास ज्ञान ट्रांसफ़र हो रहा है डीएनए के थ्रू? नहीं ना। इसी तरह उन्होंने कहा भाई अगर क्षत्रिय है, क्षत्रिय लड़ाई का वर्क करेगा, तो क्या सारे क्षत्रिय दमदार हैं, लड़ाई लड़ेंगे? कोई दुबला पतला नहीं है। उनके सारे जो वैश्य हैं, मतलब जो बनिए हैं, वो हमेशा व्यापार ही करेंगे? आज भी ऐसा नहीं है। लेकिन पहले उन्होंने ग्रुप डिवाइड कर दिया कि जो ब्राह्मण हैं वो पढ़ाएंगे, प्रीस्ट बनेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो लड़ाई करेंगे, जो वैश्य हैं वो व्यापार करेंगे, और जो शूद्र हैं वो इन सब का काम करेंगे। बाकी जो बच्चे उनकी मजदूरी कराना है, उनके शूद्र से कराओ। डिवाइड कर दिया ताकि सिस्टम चलता रहे। उनका ऐसा मानना था कि भाई ये जो भी चीज़ है ये ऐसे काम कर रही है और ये हमेशा इनसे वही बनाएगी, जिससे राजा से बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे उसमें क्वालिटी हो चाहे क्वालिटी ना हो, लेकिन बनेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया का एक एम्पायर है अशोका, है अकबर है ना। अकबर जब 10-12-14 साल का रहा होगा तब वो राजा बन गया। सोचो 10-12-14 साल का लड़का क्या राजा बनने के लायक है? उसमें क्वालिटी होगी कि वो राजा बन सके, अपनी जनता को संभाल सके? भाई वहाँ जनता कह रही है कि सब फैसला कर दो, वो कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ भैया छुपा छुपी खेलने, क्योंकि 12 साल का है, वो क्या जाने फैसला वैसला। ठीक है, तो क्या हुआ, अब वहाँ ट्रेंड था कि राजा का ब्लड प्योर है, उसके अंदर राजा वाले गुण हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। राजा पर फैसला भले ही कोई कर रहा है वहाँ पर, आपने स्टोरी अगर पढ़ी हो तो अकबर सिर्फ कुर्सी पर बैठा था, उसके फैसले सारे कोई और लेता था। अब वो जो फैसला ले रहा है वो राजा क्यों नहीं बनना है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो डीएनए नहीं है राजा वाला। ठीक है, तो राजा वाला डीएनए मेन चीज़ थी कि राजा की ब्लड होना चाहिए, राजा का डीएनए होना चाहिए, वो अकबर में था। उन्होंने बेचारा तो अकबर को राजा बन गया, अकबर का बेटा राजा बन गया, सब उनके बेटा राजा बन गया, बाहर से राजा नहीं आया। क्यों? ट्रेंड चल रहा था कि भैया राजा का ब्लड है तो वो फैसला करने वाला ही होगा, वो हमेशा अच्छा ही होगा, राजा की क्वालिटी राजा के बेटे में ही मिलेगी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है राजा की क्वालिटी राजा में ही मिले, फिर राजा की क्वालिटी हमको कोई भी, आज तो कदम प्रधानमंत्री कोई बन जाता है, राष्ट्रपति भी कोई बन जाएगा, थोड़ा ना कि राष्ट्रपति हो। अगर तुम बनोगे तो तुम राष्ट्रपति के बेटे होने चाहिए, प्रधानमंत्री बनोगे तो प्रधानमंत्री के बेटे होने चाहिए नहीं। ठीक है, तो यही हम
समझ रहे हैं कि कैसे भाई हम चीज़ों को, ठीक है, 4 ग्रुप। जैसे मैंने कहा ना, क्वेश्चन पूछा कि मैंगो के प्लांट से मैंगो ही क्यों बनता है, ठीक है, कटहल के प्लांट से कटहल ही क्यों बनता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हेरिडिटी, ठीक है। यहाँ से हमको समझ क्या आता है, हेरिडिटी समझ आता है। मतलब भाई हेरिडिटी का मतलब, हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। यानी हेरिडिटी जीन्स का पासेज है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, ठीक। फिर जीन्स आर द इंस्ट्रक्शन डेट मेक यू यू। क्या, जीन्स आर द इंस्ट्रक्शन डेट मेक यू यू। जीन्स वो इंस्ट्रक्शन है जो आपको आप बनाते हैं। सर आपको आप बनाते हैं मतलब मैं ह्यूमन बीइंग क्यों हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ह्यूमन बीइंग्स का जीन है, उसने मुझको मैं बनाया है। सांप क्यों है, क्योंकि उसने उसको सांप बनाया। मैंगो का पेड़ मैंगो क्यों बनाता है, क्योंकि मैंगो के प्लांट को, नए वाले को मैंगो के जीन्स मिले हुए हैं। तो जीन्स वो हैं जो आपको आप बनाते हैं। यू हैव 1000 ऑफ जीन्स इन ईच ऑफ योर सेल्स। आपको पता है कितनी छोटी सी सेल है, देखा था सेल में, छोटी सेल में न्यूक्लियस कितने ऑर्गन्स थे, हजारों जीन्स भी हैं उसमें। ऑर्गन्स होने के साथ साथ हजारों जीन्स भी हैं। तो पूरी कहानी हेरिडिटी की है कि कुछ जा रहा है और वो जाने वाली चीज़ जो पहुंच रही है वो बता रही है कि आप हैं, कौन है, ठीक है। अब एनसीईआरटी कहती है, देखिए एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, पढ़ना है कि वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू ए एलिफेंट। एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को ही जन्म क्यों देता है ना। मैंने कहा ना क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को ढूंढना है। इसके अलावा एंड नॉट सेम अदर एनिमल्स, अपने जैसे और एनिमल्स भी उनके जैसे सारे, शेर को, चीता को, दमड़ी को, यानी जो एनिमल है उसी को जन्म क्यों देता है। इसके अलावा भाई जो मैंगो का सीड मैंगो के ही बनाता है, मैंगो पर कभी केले क्यों नहीं आते, कभी अनार क्यों नहीं आते, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो ऑफ स्प्रिंग है वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल है। पढ़ा है ना हमने कि ऑफ, देखा था अभी इमेज में कि बच्चा है, हम पहचानते हैं कि अरे तुम्हारी आँखें तो पापा की तरह लग रही हैं। ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल है और दिस कुछ डिफरेंस करेक्टरिस्टिक भी हैं। बताया था ना भाई, जेनेटिक्स हमारी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक वेरिएशन, दूसरा सिमिलरिटीज़। हम सिमिलरिटीज़ देखकर पहचानते हैं और वेरिएशन देखकर भी पहचानते हैं। चीज़ों को डिवाइड कैसे करेंगे कि ये है क्या। मैंने शेर को शेर क्यों कहा, बिल्ली को बिल्ली क्यों कहा, क्योंकि उनमें कुछ वेरिएशन है, सिमिलरिटीज़ नहीं। वेरिएशन भी पहचानने का काम करती है। मैंने कहा भाई ये चेयर है, ये टेबल है, क्यों, शेप अलग है। इसी तरह ह्यूमंस में वेरिएशन है, लिविंग्स में वेरिएशन है, सिमिलरिटीज़ है जो पहचानने का वर्क कराती है। फिर मैंने कहा अच्छा, साथ में जो सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज़ वेरिएशन है। उनको हम पहचानते हैं कि अरे तुम तो भाई इनके बेटे हो, तुम तो राधे श्याम के लड़के हो। कैसे पहचाना, तुम्हारी शक्ल थोड़ी राधे श्याम से मिल रही है, सिमिलरिटीज़, ठीक है। इसको मैंने बोला कि ये सिमिलरिटीज़ हैं, पहचानने के तरीके हैं, ठीक है। अब ये सब काम तो पुराने ज़माने से चल रहा है, बहुत टाइम से। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम जब जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक नाम आएगा आपके पास, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम आएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी सारी जो कहानी स्टार्ट हुई ग्रेगर जॉन मेंडल की, या जो जेनेटिक्स की, वो एक मटर के पौधे से हुई, एक गार्डन पीस से, पाइसम सटाइवम से। सोचो एक छोटा सा मटर ने क्या कहानी कर दी, इतनी बड़ी जेनेटिक्स बना दी। अब क्या मेंडल के ज़माने से ही जेनेटिक्स हम जानते थे, उससे पहले जानते नहीं थे? बहुत पहले से हम जेनेटिक्स को जानते हैं। जो मेंडल ने सिर्फ उसको बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक। अब इसके साथ साथ
एक और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि जो मेंडल हमारे थे वो दुनिया के सब ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थे जो अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में कभी फेमस नहीं हो पाए। मतलब जिंदा पे फेमस नहीं हुए, मरने के बाद फेमस हो गए। तो उनको क्या फ़ायदा मिला भाई? वो तो चाहते थे फेमस हो जाऊँ। बेचारे एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब उन्होंने जब ये रूल्स बनाए 1865 में, तो वो खुद कंफ्यूज हो गए कि मैं क्यों बनाए मैंने ये, जब किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किए, ये किसी काम के ही नहीं है। खुद कंफ्यूज हुए। उन्होंने लेटर भी लिखा था एक 1865 में, एक बाकायदा एक लेटर लिखा था कि मैंने ये सारे लॉ बनाए हैं अपने कि कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, कैसे करैक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन उस समय इनके लॉ को किसी ने माना ही नहीं, किसी ने भाव नहीं दिया, बड़ा परेशान रोए। लेकिन उन्हीं के लॉ को 1900 में फिर दूसरे लोगों ने दोबारा से खोजा और उसको बताया कि अरे मेंडल तो बड़ा महान काम कर गए साहब, मेंडल ने जो किया वो तो हम कितने सालों में नहीं कर पाते। मरने के 35 साल बाद बेचारों के 65 बताया था, और 1900 में जाके पता चला कि हाँ मेंडल ने जो वर्क किया वो थोड़ा सही था। यहाँ अब चलिए आगे, अब हम बात करेंगे आगे चैप्टर की, ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। अभी हमने सिर्फ एक स्टोरी बनाई है, एक भूमिका बनाई है कि हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है, समझना क्या है, क्यों हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। ऐसी कहानियों से पढ़ेंगे, हमको रटना नहीं है। हम कहानी के माध्यम से ऐसी कहानी सुनते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, और सारा चैप्टर हमें मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। ठीक है, उंगलियों पे गिने रहेंगे, मेंडल्स के लॉ उंगलियों पे गिनेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।